जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में आपके पॉलिटी से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो से हम शुरुआत करेंगे और बेसिक से पॉलिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज़ को हम क्रम वाइज देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेकिंग के ऊपर, मतलब कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और हमारा संविधान कैसे कैसे बना, इसके हम प्रथम एपिसोड में भाग 1 में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाला जो हमारा टॉपिक है वह संविधान सभा का निर्माण। देखिए, जो हमारा संविधान सभा है इसका गठन किस लिए किया गया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले जब हमारे देश को स्वतंत्रता की बात की जाने लगी तो सबसे पहली बात उठकर यह आई कि हमारे देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किसी न किसी एक ऐसे नियम या कानून कर सकता थी जिससे सरकार एवं सरकार के सभी अंगतंत्र जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी हैं उनको कैसे मतलब समन्वित किया जाए, कैसे उनको क्रियान्वित किया जाए, उसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए ही हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के पहले दोनों क्रिया कालों में हम कहें तो अलग अलग कार्य हुए हैं। तो हम शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो संविधान सभा का निर्माण है इसकी जो शुरुआत सबसे पहले पूछा जाता है जो प्रश्न, देखिए हम चीज़ों को एकदम बुलेट पॉइंट में पढ़ेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो जो संविधान सभा का निर्माण सबसे पहले इसका विचार किसने दिया, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा। तो संविधान सभा के निर्माण का सबसे पहला जो विचार यह उठा था, किसके मन में उठा था, M.N. राय। बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि संविधान सभा के निर्माण का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो वह थे M.N. राय। पूछ दिया जाता है कभी कभी कि M.N. राय कौन थे, तो M.N. राय थे दोस्तों वामपंथी दल के नेता। क्या थे, वामपंथी दल के नेता। और इन्होंने 1934 में, ईयर याद रखेंगे अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 1934 ईयर बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो 1934 में ही सबसे पहले M.N. राय ने क्या किया था कि संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 1934 में ही वो जो वहां की स्वराज पार्टी थी उसने भी संविधान सभा के निर्माण की बात कही। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, नोट करते हुए पॉइंट को चलेंगे और आराम से कॉपी पे लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि यह जो जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो आपको बताए जाएंगे, हर एक टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आए हैं और हर साल रिपीट होते हैं। तो चीज़ों को नोट डाउन करते हुए आसानी से समझते हुए चलेंगे। मैंने सबसे पहले बोला कि 1934 में सबसे पहला विचार किसके मन में आया था, M.N. राय के मन में आया था, जो कि वामपंथी दल के नेता थे। और कब आया था, तो 1934 में। बात करें अलग तो 1934 में स्वराज पार्टी थी। स्वराज पार्टी ने भी 1934 में कहा था कि हमारे देश में संविधान का निर्माण करने के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए। वहीं पर आगे बढ़े दोस्तों तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ने भी 1935 में क्या कहा था, संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष कह रही है, 1935 में। वहीं पर M.N. राय और स्वराज पार्टी संविधान निर्माण की बात कब कर रही है, 1934 में। तो ईयर को ध्यान रखते हुए लिखते हुए आराम से चलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि यदि संविधान सभा का निर्माण होगा तो उसके लिए वहां पर क्या होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, मतलब वयस्कों को मत का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था दोस्तों, तो 1938 में। ध्यान रखेंगे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण के लिए कौन से मताधिकार की बात कही, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वयस्क मताधिकार की बात कही। पूछ दिया जाएगा कि वयस्क मताधिकार के लिए, संविधान निर्माण के लिए किसने पहल किया था, किसने शुरुआत की थी, तो इसकी बात कही थी कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों कब कहा था, 1938 में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इन्होंने जो यह नियम बात कही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि
संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार होना चाहिए। जब इसे ब्रिटिशों ने मान लिया तो उनका यही प्रारूप या प्रपोजल कह लें, बाद में क्या समझा जाने लगा, प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाने लगा। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष भारत में आया या फिर अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष माना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में। ध्यान रखेंगे यह प्रस्ताव क्या था कि संविधान निर्माण के लिए मताधिकार किस अधिकार पर होगा, वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो प्रस्ताव था 1938 में दिया गया था वयस्क मताधिकार का, उसी प्रस्ताव को जब ब्रिटिशों ने मान लिया तो वह किस रूप में जाना जाने लगा, अगस्त प्रस्ताव के रूप में। और यह किस वर्ष आया था, यह था 1940 में। अब जो सबसे हम आगे दो पहलू चर्चा करेंगे, कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन की, यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट में से एक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन योजना भारत कब आई और कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई। तो हम बात करें क्रिप्स मिशन की तो संविधान के निर्माण के लिए जब ब्रिटिशों द्वारा भारत में 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजी गई तो उसमें थे क्रिप्स मिशन, उसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ध्यान रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और यह भारत में कब आया था क्रिप्स मिशन, 1942 में। अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखनी है कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था दोस्तों, अस्वीकार कर दिया था, इसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि उनके 2 अलग अलग स्वराज्य होने चाहिए, 2 अलग अलग स्वराज्य होने चाहिए, जिसको क्रिप्स मिशन नहीं मानता था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था क्रिप्स मिशन का और उसे अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट, क्या कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया तो 1942 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, इसका बहिष्कार कर दिया था। इतनी चीजें आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना है। देखिए दोस्तों मैंने आयोगों के बारे में पूरा फुल डिटेल में वीडियो पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पर जाइए विजिट करिए और आयोगों के बारे में जाएं तो वहाँ पर जितने भी संविधान के अंतर्गत जितने भी आयोग बने हैं, जितने भी संगठन बनाए गए हैं, उनकी चर्चा डिटेल में की गई है और वहाँ पर उन चीज़ों को आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की योजना की। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में पुनः भेजी गई ब्रिटिशों द्वारा। ध्यान रखेंगे ईयर 1946। क्रिप्स मिशन 1942 में, कैबिनेट मिशन कब आई था, 1946 में। अब आपसे पूछा जाता है कभी कभी, इससे जो ट्रेंड में प्रश्न आते हैं 3 प्रकार के, कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों वो ये है कि इसके कितने सदस्यों के 3 नाम दे देगा, एक अन्य दे देगा, इनमें से कौन नहीं है। तीनों के नाम जानने आवश्यक हैं। जो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे दोस्तों वह थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। साथ में जो 2 अन्य आए थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। यह सर स्टैफर्ड क्रिप्स दोस्तों वही थे जो क्रिप्स मिशन योजना क्या थे, अध्यक्ष थे, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो 3 पूछे हैं इनके, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इनके अध्यक्ष थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन योजना वाले, और एवी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्यीय कमेटी थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसी संविधान सभा ने दोस्तों हमारे संविधान का क्या किया, आगे चलकर निर्माण किया गया। तो आज हम बताएंगे कि इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे और कौन कौन सी चीजें भारत में लागू की गई, कौन कौन सी चीजें इससे इफेक्टिव हुई। तो बात करें सबसे पहले कि इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो कुल कितने सदस्य मनोनीत या फिर नामांकित किए गए संविधान सभा के लिए। तो कुल सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में कितनी थी, 389। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कुल सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 389। अब आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करता है प्रश्न कि 389 सदस्यों में से कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, कितने सदस्य देसी रियासत से थे। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों 296 जो सदस्य थे, 296 वह थे ब्रिटिश प्रांत से, और 93 मतलब 93 जो सदस्य थे वह कहाँ से बिलोंग करते थे, देसी रियासत से।
जो प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम कि देशी रियासतों से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो वह कितनी थी 93। और यदि ब्रिटिश प्रांत से पूछेगा, ब्रिटिश स्टेट से पूछेगा, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कितने थे वहाँ पे 296। तो ध्यान रखेंगे टोटल सदस्य संख्या 389, और बात करें ब्रिटिश प्रांत से तो 296 और देशी रियासत से 93। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने सदस्य इसमें मनोनीत किए गए थे 389, उनमें कितने जनसंख्या पर एक सीट यहाँ पर लागू की गई थी। दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देंगे कि प्रत्येक एक सीट थी जो इसकी, मतलब संविधान सभा की एक सीट कितने लोगों से मध्य से चुनकर आती थी, तो वह आती थी 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर। ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट चुनी गई थी और उसका आधार था 10 लाख की जनसंख्या। तो 10 लाख को अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा का चुनाव की बात करते हैं। यह सदस्यों के बारे में प्रावधान हो गया और उसका सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुन करता था उसके बारे में प्रावधान हो गया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के चुनाव की बात। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली, कितनी मुस्लिम लीग को मिली, कितनी अन्य लोगों को मिली। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा का चुनाव सबसे बात करें तो वह हुआ था जुलाई से अगस्त महीने के बीच में, किस वर्ष 1946 में। इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह चुनाव हुआ था जुलाई से अगस्त के महीने में 1946 में। यदि हम बात करें कि यह चुनाव तो हो गया लेकिन उसका कुछ परिणाम भी आया होगा, इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चुनाव के परिणाम में जो दोस्तों देखिए इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, यह जो 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से थी, केवल इन्हीं का चुनाव किया गया था, मतलब इन्हीं का चुनाव हुआ था। जो 93 सीटें थी इनको एज ए मनोनीत किया गया था, जैसे अभी मनोनीत होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। तो 93 ये मनोनीत थे, इनका चुनाव नहीं हुआ था। और चुनाव कितने सदस्यों का हुआ था 296। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि संविधान में कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो ध्यान रखेंगे संविधान में कुल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इन 296 सदस्यों में से कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जीती गई कुल सीटों की संख्या कितनी थी 208 थी। और मुस्लिम लीग ने कुल 73 कितनी सीटें जीती थी और अन्य छोटे समूह ने कुल मिलाकर 15 सीटों को जीता था। तो 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, 73 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें जीती थी किसने, अन्य छोटे समूह ने। तो कुल मिलाकर 296 सीटों का चुनाव 208 कांग्रेस के खाते में और बात करें 73 मुस्लिम लीग के खाते में और 15 अन्य छोटे समूहों के पास कुल सीटों का परिणाम यह रहा। आगे हम बात करें कि संविधान सभा ठीक है बन गई, चुन ली गई, सभी चीजें मनोनीत हो गए, कुल मिलाकर 389 सदस्य चुन लिए गए, तैयार हो गया संविधान सभा। अब उसकी बैठक की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जब तक बैठक हो गई तब तक कोई काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो बैठकों से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि पहली बैठक कब हुई, अस्थायी अध्यक्ष किस बैठक में चुने गए, स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, तीसरी बैठक में क्या, जो अंतिम बैठक कब हुई, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्रथम बैठक जो संविधान का था दोस्तों, तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखेंगे प्रथम जो 3 बैठकें हुई थी वह 2-2 दिन के अंतराल पर हुई थी। इससे आपको आसानी से याद होंगी, 9 दिसंबर 2 जोड़ेंगे 11 दिसंबर, फिर 2 जोड़ेंगे 13 दिसंबर। यह 3 आपको इंपॉर्टेंट और तीनों याद रखना है। 2-2 दिन के गैप में यह 3 बैठकें शुरुआत की हुई थी। जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों, इस दिन क्या किया गया था कि उस संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे वह कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या किया गया, उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान देंगे टेम्परेरी की बात कर रहे हैं, अस्थायी की बात कर रहे हैं, चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मामला गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे अस्थायी और स्थायी दोनों में अंतर है दोस्तों। जैसे ही अस्थायी बात करेगा वहां पर आप चले जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तरफ, जो कि उस समय के वरिष्ठतम क्या थे, वहां के सभा के व्यक्ति थे। लेकिन जैसे ही स्थायी की बात करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति किसके बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो प्रथम बैठक में क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था, उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
चुन लिया गया था। साथ ही में प्रथम बैठक में ही मुस्लिम लीग द्वारा इस संविधान सभा का क्या कर दिया गया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया गया और इससे अलग हो गई मुस्लिम लीग। तो ध्यान देंगे दो महत्वपूर्ण चीजें प्रथम बैठक में कि डॉक्टर सज्जिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, और मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का क्या कर दिया गया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे बैठक की तरफ दोस्तों। तो दूसरे बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, इस दिन क्या हुआ था कि जो अभी तक अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब जो टेम्परेरी थे, अब आवश्यकता पड़ी हमें परमानेंट अध्यक्ष की, मतलब स्थायी अध्यक्ष की। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसका, संविधान सभा का। साथ ही में उस दिन अर्थात 11 दिसंबर 1946 को ही दोस्तों क्या किया गया, हमारे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। दोस्तों देखिए ये तो याद होता है सभी को कि हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कभी कभी आप लोग कंफ्यूज जाते हैं उपाध्यक्ष के लिए। तो हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कब चुने गए थे दोस्तों, तो उपाध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष दोनों एक ही साथ चुने गए थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो कब चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 को, और उपाध्यक्ष कौन था, तो वह थे HC मुखर्जी। ध्यान रखेंगे नाम और इसको नोट कर लेंगे। तो HC मुखर्जी कौन थे, हमारे संविधान सभा के दोस्तों उपाध्यक्ष थे। और हम बात करें तीसरे महत्वपूर्ण बैठक की, तो तृतीय बैठक हुई थी कब, 13 दिसंबर 1946 को। मैंने पॉइंट में लिखा है उद्देश्य प्रस्ताव, क्यों, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। इसी तृतीय बैठक में संविधान के दोस्तों क्या किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था दोस्तों। क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे प्रियम्बल का, प्रस्तावना का प्रमुख आधार बना, प्रमुख जरिया बना। अब देखिए यह जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, आपसे एक प्रश्न पूछेगा बार बार एग्जाम में कि इससे स्वीकृति कब प्रदान मिली, कब स्वीकृति दिया गया इसे संविधान सभा द्वारा। तो ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947 का जो दिन था दोस्तों, कब, तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, स्वीकृति दे दी गई। ध्यान देंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रस्ताव को प्रस्तुत करना और उसको स्वीकृति मिलना, दोनों अलग अलग दिन हैं। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों प्रस्तुत हुआ था कब, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकृति कब मिली, एक्सेप्टेंस इसका कब हुआ दोस्तों, तो इसको स्वीकृति मिली थी कब, 22 जनवरी 1947 को। यहाँ पर वर्ष है 46, यहाँ पर वर्ष है 47, ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करें अंतिम बैठक की। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों कब, 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारे देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था इस दिन। अब आपसे प्रश्न ये है इस वीडियो के लिए लास्ट में कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी बैठकें हुई हमारे संविधान में, संविधान सभा की, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगे जब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।